हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो है हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है हमने। और बेसिकली इसका जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के पर्सपेक्टिव से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और इसका जो पिछला लेक्चर होगा उसमें हमने सिलेबस पे डिस्कशन किया था। बेसिकली उसमें अपन ने ना पीटी और मेंस के सिलेबस को जो है वहाँ पे मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन वो जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया था ना, वो सिलेबस बेसिकली पीटी और मेंस में जो भी हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं ना यूपीएससी ने अपने उसमें, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही वो सिलेबस डिज़ाइन किया गया था। उसमें अपन ने लगभग जो है उसको 30 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। और एक एक टॉपिक्स में हम कितना डेप्थ में उतरेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब पे अपन ने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात की है। ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि पहले अपन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार, कोई नया भी बच्चा है, ठीक है, उसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, और स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के सामने ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन्हें बड़ा अजीब सा डर होता है, पता नहीं क्यों, सी साइड से और इकोनॉमिक्स से, है ना। तो वो सोचते हैं कि यार ये तो मतलब मुश्किल से ही कंट्रोल में होगा, है ना। तो हम जो है आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे इसके बात करेंगे और फंडामेंटल्स पे अपन बात करेंगे, जो मूलभूत अवधारणा है ना इकोनॉमिक्स को समझने से पहले। ताकि कभी आप अपने दोस्त के साथ जाओ, सारा इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया और वो आपसे पूछ ले भैया बताओ मार्केट प्राइस क्या है, लो भैया बताओ वस्तु और सेवा क्या होती है ना, लो भैया बताओ अर्थशास्त्र ही क्या है, इकोनॉमिक्स ही बता दो अगर तुम इतना इकोनॉमिक्स पढ़े हो, है ना। तो ऐसा कभी ना हो, है ना। बेसिक्स हम कवर करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मुश्किल से अपन 2 क्लास में ये पूरा कर लें, है ना। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है बेसिक्स में हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज मैं जिन चीज़ों पे बात करूँगा, हाँ, उसके बाद अगर कुछ छूट जाएंगे तो अपन फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो अपनी, और बिल्कुल यकीन मानो मेरा कि आज के बाद आपको इकोनॉमिक्स का डर है ना बिल्कुल नहीं सताएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला। तो सबसे पहले अपन इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं तो यही समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या कहा है ना। तो इसमें बेसिकली हम 3-4 लोगों के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं कि इन लोगों ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में परिभाषा दी है ना। तो उसके बाद उनके पर्सपेक्टिव से हम जो है इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि यार इकोनॉमिक्स ये है, ठीक है। तो उनमें जो पहली पर्सनैलिटी है वो है एडम स्मिथ। आपने श्योर हूँ मैं इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो 1776 में इनकी एक बुक आती है वेल्थ ऑफ नेशंस, और अपनी बुक में ये यूँ कहते हैं कि वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। ये बोलते हैं कि वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस, ठीक है। आप याद रखना, इकोनॉमिक्स में अपन गुड्स और सर्विसेज को लेके ही बात करते हैं हर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जीडीपी में भी उन्हीं को शामिल किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है अच्छे से समझेंगे, निश्चिंत होकर समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी शब्द किसी पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे या शब्द आपके सामने आएगा तो यकीन मानो उसका कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करके चलेंगे ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई चीज़ अपन ने, है ना, यूं ही छोड़ दी, ठीक है। तो एडम स्मिथ से हम शुरुआत कर रहे हैं। एडम स्मिथ को क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम अर्थशास्त्र की परिभाषा समझने जा रहे हैं, ठीक है, कि बेसिकली अर्थशास्त्र है क्या। पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भैया अर्थशास्त्र है क्या। तो इसके लिए अपन एडम स्मिथ का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। पहले सबसे पहले इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यार वस्तु और सेवा का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंज्यूम, ठीक है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका उपभोग कैसे किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो इन सब प्रोसेस से संबंधित जो प्रक्रिया होती है ना, कैसे होगा ये प्रोसेस पूरा, ठीक है, इन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। समझ पाए आप? इन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पूंजी सृजन पर जोर दो। पूंजी सृजन क्या होता है? इधर आओ, कैपिटल फॉर्मेशन पे ये जोड़ लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, रफ आइडिया, रफ अंडरस्टैंडिंग अभी समझो, डेप्थ में आगे समझेंगे अपन, ठीक है। मान लो कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्री बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब पूंजी सृजन हो रहा है, ठीक है, कोई उद्योग लग रहा है, ठीक है। उद्योग, कैपिटल फॉर्मेशन में हमेशा संपत्ति का निर्माण होता है, ठीक है।
और भारत सरकार भी अभी आधारभूत संरचना के विकास में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस बार और बजट बढ़ के आया, 10 लाख करोड़ का पूरा मामला है उनका, ठीक है, पिछले उसमें। तो बेसिकली सरकार भी आधारभूत संरचना पूंजी सृजन पे जोर दे रही है ना। तो ये एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और इनसे संबंधित जो प्रोसेस होता है ना, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। और एडम स्मिथ कहते हैं कि हमें पूंजी सृजन पे जोर देना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन पे जोर देना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप समझ पाए हो। उसके बाद जो दूसरे जो अर्थशास्त्री आते हैं वो मार्शल आते हैं। मार्शल अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम एक अर्थव्यवस्था में होता है, जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया एक अर्थव्यवस्था में होती है, उन सब का अध्ययन बेसिकली अर्थशास्त्र कहलाता है। ये मार्शल कहते हैं। फिर हम आते हैं रॉबिन्स पे। ये भी एक अर्थशास्त्री थे। ये अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं? यही यूँ कहते हैं कि देखो इधर देखो, ये यूँ कहते हैं कि हमारे पास सीमित साधन है, ठीक है। हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। और आवश्यकताएं क्या है? हमारी असीमित है, ठीक है। असीमित है हमारी आवश्यकताएं। तो सीमित साधन है, असीमित आवश्यकता है, तो इसकी पूर्ति के लिए जो मानव व्यवहार होता है ना, जो मानव व्यवहार है, इसके अध्ययन को ये अर्थशास्त्र कहते हैं। यार मान लो मेरे पास एक गिलास, मान लो एक गिलास तो बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो कि मेरे पास जो है 500 लीटर पानी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझना, रफ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास 500 लीटर पानी है, ठीक है। अब मेरे पास ना मान लो 2 बीघा ज़मीन है, ठीक है। मेरे पास केवल 500 लीटर पानी है, 2 बीघा ज़मीन है। मान लेते हैं कि 500 लीटर पानी 2 बीघा ज़मीन के लिए काफ़ी होता है ना, मान लेते हैं ऐसा, है ना। अब आप एग्जैक्ट मत जाना, भावार्थ समझो, शब्दों में मत जाओ, ठीक है। तो मान लो इस 500 लीटर पानी में से मेरे को ना सिंचाई भी करनी है और मेरे को ना अपना पीने के लिए भी जुगाड़ करना है 2-5 दिन के लिए। मान लो 5 दिन के लिए, 5 दिन बाद मेरे को 500 लीटर पानी मिलेगा। तो इसका उपयोग मैं कैसे करूं कि मेरी ज़मीन में भी सिंचाई हो जाए और मेरे को पीने का पानी भी मिल जाए। तो इसके लिए मान लो मैं ड्रिप सिस्टम ला रहा हूँ, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, जो आपने सिंचाई योजना जो होती है ना, उस पर मैं सोचूंगा कि यार ड्रिप सिस्टम लगा देता हूँ मैं अपने उसमें, ताकि कम से कम पानी में मेरी ज़मीन की भी सिंचाई हो जाए और मेरे को ना पीने के लिए पानी भी रहे। पता लगे ज़मीन को ही मैं सारा कर दूँ और खुद मैं पीने के लिए परेशान हो रहा हूँ ना। तो इसके लिए जो मैं व्यवहार अपनाऊंगा ना, व्यवहार मैंने क्या अपनाया, मैंने सोचा कि यार सीमित साधन है, असीमित आवश्यकता है, तो मैं क्या करूं, तो मैंने ड्रिप सिस्टम लगा देता हूं, ठीक है। तो ये जो मैं चीज़ कर रहा हूं ना, ये क्या है? ये मेरा बिहेवियर है, ये मेरा मानव व्यवहार है। किसके लिए? मेरी असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो रॉबिन्स जो कहते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ना, यही अर्थशास्त्र है भाई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, वो कहते हैं कि यही अर्थशास्त्र है और इसी का जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप रॉबिन्स को समझ पाए हो, उम्मीद है आप मार्शल को समझ पाए हो, उम्मीद है आप एडम स्मिथ को समझ पाए हो, ठीक है। अब हम जो है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है। तो पॉल सैमुएल्सन ने इनकी परिभाषा दी है और बेसिकली इनका की पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, इनका की पॉइंट है वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के रूप में परिभाषित करते हैं ये अर्थशास्त्र को। ये यूँ कहते हैं कि अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं है जब व्यक्ति और समाज द्वारा, क्या बोला मैंने, ये एक अर्थव्यवस्था है। इसमें बेसिकली होंगे कौन लोग? इसमें या तो व्यक्ति होगा या समाज होगा ओवरऑल, ठीक है। तो इनके द्वारा जब सीमित साधनों के प्रयोग से असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे, है ना। ये बेसिकली वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के रूप में परिभाषित करते हैं अर्थशास्त्र को, है ना। तो ये बोलते हैं कि यार ऐसा ना हो कि आप वर्तमान में इतना दोहन कर दो संसाधनों का कि आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो बोलें कि यार हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली ये एक परिभाषा देते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ों को समाहित करते हुए बात करते हैं। ये बोलते हैं कि यार ये तो ठीक है कि उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण की प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। और सीमित साधन है, असीमित आवश्यकता है, ये भी ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद भी
एक की पॉइंट जो है ना इनकी परिभाषा में, जो मॉडर्न टाइम्स में जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, वो ये बोलते हैं कि वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या रणनीति अपनाएंगे, ठीक है, कौन सी प्रक्रियाओं पे जो है हम फॉलो करेंगे, उन सब का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है आप समझ पाए हो। हाँ, अब अपन एक बार एक रफ वो देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक बार अपन रफ वो देख लेते हैं कि अगर ऐसा हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग बनाई तो अगर पीटी बेसिकली प्रीलिम्स में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है बताओ, लेकिन एक रफ कभी कभी ना मिसमैच करके दे देते हैं, है ना, मिसमैच करके देते हैं। या अदर भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मिसमैच करके क्या आ सकता है, एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। मान लो एडम स्मिथ को उन लोगों ने दे दिया, मार्शल दे दिया, ठीक है, रॉबिन्स दे दिया और पॉल सैमुएल्सन दे दिया। अब इनका की पॉइंट्स आप देखो, की पॉइंट्स वो क्या मिस मैच कर देंगे। जैसे एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित प्रक्रिया का अध्ययन, और वो एडम स्मिथ के सामने लगा देंगे लोक कल्याण, ठीक है। अर्थशास्त्र इनके अनुसार क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लोक कल्याण। मार्शल के सामने लगा दिया उत्पादन, उपभोग और वितरण। रॉबिन्सन ने सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया, इसके सामने लगा दिया ये वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता, और पॉल सैमुएल्सन के सामने लगा दिया सीमित साधन, ठीक है। तो फिर यहाँ आपको मैच कर दिया ये सारा, ठीक है। तो आपको मैच करना होगा कि एडम स्मिथ क्या कर रहे हैं, उत्पादन, उपभोग और वितरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एडम स्मिथ क्या कर रहे हैं, उत्पादन, उपभोग और वितरण की बात कर रहे हैं। मार्शल क्या कर रहे हैं, मार्शल लोक कल्याण के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। रॉबिन्स क्या कर रहे हैं, रॉबिन्स सीमित साधन के रूप में परिभाषित करते हैं। पॉल सैमुएल्सन वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिसमैच करके चीज़ें कभी कभी आपको देखने को मिलती हैं, है ना। इसी के लिए हम जो है ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हम एक विकसित कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए हो, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वस्तु और सेवा पे बात कर लेते हैं ना, गुड्स और सर्विसेज। ये इकोनॉमिक्स में बहुत बार आएगा और आपको अगर की पॉइंट याद नहीं है ना यार, क्या है वस्तु, क्या है सेवा, है ना, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है। तो एक रफ चीज़ लेके चलो कि वस्तु क्या होती है, दृश्य होती है, और सेवा क्या होती है, अदृश्य होती है। आप मान लो कभी हेयर कट कराने गए तो उस व्यक्ति ने आपसे जो भी पैसे लिए है ना, मान लो 50 रुपये लिए, 100 रुपये लिए या 500 रुपये लिए, ठीक है। तो उसने ना आपको सेवा दी, उसने आपका हेयर कट करके क्या किया, सेवा दी, लेकिन उस सेवा के बदले उसने पैसा लिया कि नहीं लिया, लिया ना। तो यानी सेवा क्या है, अदृश्य है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने सेवा कोई दिखाई हो कि भाई ये सेवा है ना। हालांकि आप उसको देख सकते हो कि हाँ हेयर कट कर रहा है, लेकिन हम एक फिजिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। मान लो आप कोई पानी की बोतल लेने के लिए गए तो वो तो दिखी ना आपको कि पानी की बोतल है, तो वो क्या है, वस्तु है जो दृश्य है। लेकिन हेयर कट कराने गए वो सेवा है जो अदृश्य है। लेकिन एक चीज़ इनमें दोनों में कॉमन होती है, दोनों का मार्केट प्राइस होता है, दोनों का बाजार मूल्य होता है। फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पानी की बोतल लेने जाओगे आपको पे करना पड़ेगा, है ना। आप कोई सेवा लेने जाओगे आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वस्तु जो है अदृश्य होती है लेकिन उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। सेवा जो है अदृश्य होती है लेकिन उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। ये रफ अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, आगे डेप्थ में अपन इन सब चीज़ों को समझेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स आगे इसमें ऐड होते जाएंगे उनको भी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए चलेंगे। बेसिकली हमारी सीरीज़ का पर्सपेक्टिव ही पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, इसके अलावा यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। और उस कॉन्सेप्ट को लेके, और यकीन मानो कॉन्सेप्ट ही हमारा एग्जाम तक जाता है, ठीक है। आपके पास हजारों बुक्स हो नहीं जाती हैं, कॉन्सेप्ट ही जाएगा। और 7 से 8 मिनट में मेंस में उस कॉन्सेप्ट की दम पे ही आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, उस कॉन्सेप्ट की जो मजबूती है ना, उसके आधार पर ही आप 2-3 मिनट में फ्रेम बना के क्वेश्चन का और उसको अच्छे शब्दों में लिख पाओगे। यकीन मानो आप ये बात, बेसिकली यूपीएससी का जो क्रक्स है ना, जो बेस है वो यही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नई नई बुक्स, नए नए टीचर्स, ये वो फलाना ढिकाना, उसको पढ़ने में ही ना पंचवर्षीय योजना कर देते हैं यूपीएससी। तो ऐसा मत करो, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के भाग समझते हैं अपन। अर्थशास्त्र के भाग क्या होते हैं, है ना। बेसिकली अर्थशास्त्र समझ लिया। अब क्या अर्थशास्त्र के कोई भाग हैं,
पहला क्वेश्चन माइंड में कि क्या अर्थशास्त्र के कोई भाग हैं, तो बेसिकली हैं। क्या है उनको अपन यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपने अगर इसका इंग्लिश टर्म आपको याद होगा तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बेसिकली रफ चीज़ लेके चलो, ये जो है ना, ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और ये है वृहद अर्थशास्त्र, ठीक है। वृहद अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्यों कहा मैंने, और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र याद करो, पिछला लेक्चर मैंने अलग से ये टॉपिक रखा है अपने यूपीएससी के जो मैं रोड मैप आपसे डिस्कस कर रहा था कल, उसमें मैंने अलग से व्यष्टि अर्थशास्त्र को रखा है, और मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी बताए थे कि हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो उन पे जो बात की थी, यानी एक रफ आइडिया लेके चलो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो चीज़ें होती है ना, उसको फोकस करके जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में थोड़ी वृहद अप्रोच लेके बात की जाती है ना। तो बेसिकली हम शुरू में जो स्टार्ट करें ना इकोनॉमिक्स में, वो समष्टि अर्थशास्त्र की चीज़ें पढ़ेंगे अपन, है ना। तो एक रफ आइडिया आप माइंड में बनाओ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में अर्थशास्त्र को बांटा जाता है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की कुछ ज़रूरत नहीं, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इनके अंदर कुछ चीज़ें होती है वो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके सामने समझ आपकी और विकसित होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ पाए हो। अब एक बार अपन आर्थिक क्रियाओं को समझ लेते हैं ना, क्योंकि बार बार आप नाम सुन रहे होंगे, आर्थिक क्रिया, वस्तु और सेवा संबंधित क्रियाओं का अध्ययन, ये अध्ययन, वो अध्ययन, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो पता हो कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो भी क्रिया जिसका संबंध किससे है, धन से है, क्योंकि हम क्या है अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे धन बहुत मैटर करता है। बेसिकली लाइफ में भी धन बहुत मैटर करता है, वो अलग बात है ना। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध धन से है, सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जिनका संबंध धन से है। यानी अब इस चीज़ को कैसे समझाऊँ मैं आपको, ऐसे समझो, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है। मान लो मैं जाके कोई इंस्टीट्यूट में जो है सेवा देता हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मान लो मेरे को वहाँ पे 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने जो सेवा दी, ठीक है, तो उस सेवा के बदले मेरे को उन लोगों ने पे किया, ठीक है। तो पे किया मेरे को 10 रुपये, तो ये क्या है, ये जो मेरी सेवा है, ये जो मैंने किसी इंस्टीट्यूट में दी है, ये आर्थिक क्रिया मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं जो है अपने घर पे मेरा कोई दोस्त है, उसको मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं उससे पढ़ाने के बाद उसको बोलता हूँ कि ले भाई 10 रुपये दे, और मान लो वो देगा क्या 10 रुपये, वो नहीं देगा, ठीक है। तो क्या ये जो क्रिया मैंने घर पे की, ये आर्थिक क्रिया मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को एक और ऐसा समझो कि मान लो अपनी मम्मियाँ जो होती हैं घर में, वो रोज़ खाना बनाती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, क्या उसके बदले में उनको कुछ पे करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना। क्या उनको आर्थिक क्रियाओं को उसमें शामिल किया जाता है? नहीं किया जाता। लेकिन अगर मान लो मम्मी ने कभी मम्मी ने मैस ओपन कर लिया, ठीक है, और मम्मी जो है टिफ़िन विफ़िन चला रही हैं, ठीक है, और मान लो महीने का एक व्यक्ति जो है 3000 रुपये उनको पे कर रहा है टिफ़िन के लिए, ठीक है, तो वो आर्थिक क्रिया में शामिल होगा नहीं होगा? फिर ऑब्वियस ही बात है होगा, ठीक है। तो वो सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं मानी जाती जिनका भी संबंध धन से है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, केवल वही आर्थिक क्रियाएं शामिल होंगी जिनका संबंध धन से है, ठीक है। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हमने अर्थशास्त्र समझ लिया, ठीक है, वस्तु और सेवा समझ लिया, आर्थिक क्रियाएं समझ लिया। तो अब बारी आती है अर्थव्यवस्था को समझने की, ठीक है। जो अर्थशास्त्र होता है ना, अर्थशास्त्र जो होता है वो एक सैद्धांतिक पक्ष हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है ना,
ये इसका व्यवहारिक पक्ष हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। अर्थशास्त्र हमेशा सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था हमेशा उसका इम्प्लीकेशन है। ठीक है, किसका इम्प्लीकेशन है? अर्थशास्त्र का। जो हम अर्थशास्त्र में बातें कर रहे हैं ना, वो सब प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? एक अर्थव्यवस्था में घटित होती है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था बेसिकली एक भौगोलिक सीमा के अंदर घटित होने वाली आर्थिक क्रियाओं को कहते हैं। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है ना, वो सारी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर शामिल होगी। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एग्जाम्पल हो गया। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ही अपन अलग अलग चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है, यानी किसी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि भौगोलिक सीमा के अंदर आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी घटित हो रही हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर हमें देखना होता है। उम्मीद है आप समझ पाए हो कि ये मैं जो आपको अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आपको समझ आया होगा। उसके बाद अपन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पे बात करेंगे कि क्या अर्थव्यवस्था के कोई सेक्टर्स होते हैं, है ना। तो सेक्टर्स पे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हम इनको रफ आइडिया लेके चलेंगे इनमें क्या क्या शामिल है। देखो यार, प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है जिनका डायरेक्ट संबंध ना प्रकृति से होता है। डायरेक्ट संबंध प्रकृति से है ना, इसमें कोई मीडियोकर नहीं है। डायरेक्ट प्रकृति से हम जो भी संबंधित क्रियाएं करेंगे ना, आर्थिक क्रियाएं करेंगे, है ना, क्रियाएं नहीं आर्थिक क्रियाएं। अभी आपको समझ आया आर्थिक क्रिया क्या है, जिसका संबंध धन से है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे हम कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, है ना। खनन क्या होता है? खनन यूँ होता है। उत्खनन क्या होता है? उत्खनन यूँ होता है। ठीक है, समझ गए आप खनन और उत्खनन में क्या अंतर है ना। तो जो है प्राथमिक क्षेत्र में हम उन क्रियाओं को शामिल करेंगे जिसका प्रत्यक्ष संबंध प्रकृति से होगा। ठीक है, और अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र पे। उम्मीद है आपका प्राथमिक क्षेत्र क्लियर होगा। द्वितीय क्षेत्र पे तो इसके लिए जो प्राथमिक, एक सेकेंड, ये क्षेत्र होना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, वो एक कच्चे माल के रूप में होता है ना। यानी द्वितीय क्षेत्र में जो इंडस्ट्री शामिल है उनको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? उनको कच्चा माल यहाँ से मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, जैसे मशीनों से अन्य उत्पाद तैयार करना, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गेहूँ से आटा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना है। तो कपास कहाँ से आ रहा है? ठीक है, गेहूँ कहाँ से आ रहा है? गन्ना कहाँ से आ रहा है? गन्ना आ रहा है प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का वो है ना, भाग है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं द्वितीय क्षेत्र में। जैसे निर्माण है, विनिर्माण है, विद्युत है, जलापूर्ति है ना। निर्माण माने कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस में आता है? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिस पर भारत सरकार बहुत जोर दे रही है ना। एक एनालिसिस अलग से लेके आऊँगा मैं कि रोजगार निर्भरता के आधार पर या रोजगार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार किस पे फोकस कर रही है ना। और ऐसे ही एक और इस वाले उसमें से भी एक एनालिसिस पे बात करेंगे अपन कि कृषि में प्रचंड बेरोजगारी का कारण क्या है ना। क्यों कृषि पे निर्भरता बहुत ज़्यादा है और रोजगार जो है वहाँ से मिलता नहीं है। ठीक है, और कैसे हमारा कृषि क्षेत्र जो है डायरेक्ट सेवा सर्विस सेक्टर में जो है छलांग मार के चला गया है। तो उस पर अपन एक अलग से एनालिसिस लेके आएंगे। लेकिन अभी जो ये स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं वो बेसिक्स हैं ना, तो आप अभी बेसिक्स पे फोकस करो। उसके बाद अपन धीरे 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 एडवांस लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो प्राथमिक क्षेत्र के वो समझ आया होगा, द्वितीय क्षेत्र के वो समझ आया होगा। ठीक है, और बेसिकली प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है ना, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अभी मैंने बोला गन्ना कहाँ से आएगा, गेहूँ कहाँ से आएगा, कपास कहाँ से आएगा। तो बेसिकली जो द्वितीय क्षेत्र है वो निर्भर किस पे है? प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं पे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। लेकिन जो थर्ड सेक्टर होता है ना, जिसको अपन तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं, वो बेसिकली सेवा क्षेत्र से सेवा क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। यानी इस सेक्टर में और इस सेक्टर में,
यानी प्राथमिक क्षेत्रक में और द्वितीयक क्षेत्रक में जो भी सेवाएं देंगे, है ना। मान लो कृषि है तो कोई कृषि से संबंधित सेवाएं जो फील्ड में दे रहे होंगे, है ना, तो वो सेवाएं किस में शामिल होगी, वो सेवाएं तृतीयक क्षेत्रक में शामिल होगी। मान लो पशुपालन कर रहा है कोई व्यक्ति और पशु बीमार पड़ गए तो आके उनका इलाज कर रहा है, उसको सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें किस में शामिल होंगी, वो होंगी तृतीयक क्षेत्र में शामिल। यानी की पॉइंट्स आप देखो तो प्राथमिक क्षेत्र का की पॉइंट क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का की पॉइंट है सीधा प्रकृति से प्राप्त, है ना। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, उद्योग। तृतीय क्षेत्र में क्या है, सेवा। ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। की पॉइंट, अब आपको जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए ना तो आप की पॉइंट याद रखना कि प्रकृति से संबंधित है, ओके 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 ओके, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। उद्योग से संबंधित है, इंडस्ट्री से संबंधित है, यानी ये तो पक्का में द्वितीय क्षेत्र से होगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें जैसे अब आप बोलोगे विद्युत और जलापूर्ति ये द्वितीय क्षेत्र में क्यों हो रहा है, तो ये है क्योंकि ये एक तरीके का एक उद्योग के उससे ही इसको विकसित किया जाता है, उद्योग के डायमेंशन में इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल है ना। बाकी निर्माण और विनिर्माण तो उद्योग में आएगा ही, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखो, है ना। कभी क्वेश्चन भी बनेगा ना तो ऐसे ही बनेगा की पॉइंट्स पे, है ना। यूपीएससी कभी भी भारी भरकम चीज़ें नहीं पूछती आपसे, वो की पॉइंट्स पे खेलती है क्योंकि उसको भी पता है कि आप पूरी दुनिया की चीज़ें रटने में लगे होंगे, की पॉइंट्स को छोड़ते है ना। ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसा भी पढ़ लूँ, वैसा भी पढ़ लूँ, और वो ना वहाँ जाके की पॉइंट्स पे खेल जाते हैं पीटी में और मेंस में भी, है ना। तो उम्मीद है आपको ये तीनों सेक्टर समझ आए हो। अब जो तृतीय सेक्टर है, सेवा सेक्टर, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं हैं, बीमा से रिलेटेड सेवाएं, परिवहन, भंडारण, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट, खुदरा व्यापार, रिटेल मार्केट जो है, ठीक है, अनुसंधान और विकास, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब से रिलेटेड जो सेवाएं हैं ना वो हमारा तृतीय क्षेत्रक में शामिल होती हैं, ये याद रखना। अब एक और मैं इसको एक चीज़ और आपको बता दूं, वैसे तो चतुर्थ और पंचम सेक्टर भी होता है ना, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। की पॉइंट में यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए, भारी भरकम परिभाषाएं नहीं लाया हूँ। देखो चतुर्थ क्षेत्र क्या है, जहाँ भी अत्यधिक कुशलता की हमें ज़रूरत पड़ रही है, अत्यधिक कुशलता की जहाँ ज़रूरत है, अत्यधिक कुशल लेबर की जहाँ ज़रूरत है, जैसे अनुसंधान और विकास, ठीक है, तो ये क्या होगा, चतुर्थ सेक्टर में शामिल होगा। अब पंचम सेक्टर क्या है, जहाँ अभी अत्यधिक कुशलता के साथ निर्णय निर्माण की भी आवश्यकता है, ठीक है, उसे पंचम क्षेत्र बोल देते हैं अपन, ठीक है। जैसे प्रशासन के क्षेत्र में क्या होता है, कुशलता भी चाहिए होती है हमें, है ना, और निर्णय निर्माण की पावर भी होती है, तो वो क्या है, वो पंचम क्षेत्रक में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो एक रफ अंडरस्टैंडिंग लेके चलना कि कभी चतुर्थ सेक्टर से लेके क्वेश्चन आए ना तो आप या पहला की पॉइंट दिमाग में जो ट्रिगर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए कि यार इसमें तो अत्यधिक कुशलता वाला कोई काम होगा, है ना। और पंचम क्षेत्रक से आ जाए तो अत्यधिक कुशलता के साथ निर्णय निर्माण भी जहाँ हो रहा होगा वो जो है पंचम सेक्टर में शामिल होगा। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो। अब एक रफ अंडरस्टैंडिंग अपन जीडीपी पे ले लेते हैं, है ना। जीडीपी अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में अपन जीडीपी पढ़ेंगे। बेसिकली जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ना केवल ये समझो कि बेसिकली जीडीपी है क्या, है ना, क्योंकि अपन इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो जीडीपी को भी हमें एक बार देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर तीनों क्षेत्रकों में जो आर्थिक क्रियाओं का योग है ना उसी को जीडीपी कहा जाता है। बेसिकली जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद नहीं है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। एनडीपी क्या होता है उस पर भी अपन बात करेंगे। अभी आप ग्रॉस है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, सकल घरेलू उत्पाद। सकल और निवल में क्या अंतर है, निवल जब अपन करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है ना, निवल नेट,
कभी आपने नाम सुना होगा कि इसका नेट वेट क्या कितना है, ठीक है। नेट माने तो शुद्ध। अब शुद्ध बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है, वो अपन नेशनल इनकम वाले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप केवल एक रफ अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि सकल घरेलू उत्पाद बेसिकली है क्या। देखो जीडीपी हम क्या है, एक देश की उस पर्सपेक्टिव से निकालते हैं। हम बोलते हैं भारत का जीडीपी इतना है, अमेरिका का इतना है, चाइना का इतना है। तो बेसिकली एक भौगोलिक सीमा के अंदर कैलकुलेट करके ना हम निकाल रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेट हम किसको करेंगे, इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, अभी इनको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बोला ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो 3 सेक्टर्स हैं, तो तीनों सेक्टर्स में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हीं को ना हम जोड़ेंगे, उन्हीं को ना हम कैलकुलेट करेंगे ना। बेसिकली आप रफ अंडरस्टैंडिंग बनाओ इस पर, ज़्यादा इसको गंभीरता से मतलब ऐसा मत सोचोगे कोई रॉकेट साइंस है ना यार, नॉर्मल है। अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर्स हैं, तो तीनों सेक्टर्स का योग करके जीडीपी निकाली जाती होगी, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए हो, है ना। तो आप देख लेते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका कितना योगदान है। तो आप यहाँ देखोगे उसका 22% योगदान है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपको मैंने बताया कृषि भी शामिल होता है। तो कृषि का कितना है, वर्तमान आंकड़ा है ये सारा, 17 से 18% कृषि का योगदान है। सेकेंडरी का 24% है, ठीक है। और उसमें 15 से 16% जो है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर जो है उसका 54% जो है योगदान, यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उससे कम किसका है, उद्योग क्षेत्र का। उससे कम किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का। अगर जीडीपी में योगदान का बढ़ता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन है, कृषि, उससे ज़्यादा उद्योग, उससे ज़्यादा सेवा, ठीक है। तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का योगदान। अगर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, ठीक है। ये हमने एक की पॉइंट हम इस ओवरऑल इससे समझ पाए कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे कम है, ठीक है। अब रोजगार निर्भरता के आधार पर देख लें, ठीक है। रोजगार निर्भरता के आधार से क्या मतलब है कि किस सेक्टर पे कितने रोजगार के लिए लोग निर्भर हैं, उसके आधार पर अपन देखें तो किस सेक्टर का कितना योगदान है। बेसिकली यार इसके लिए तो मैं एक एनालिसिस लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नोट लगा रखा है, कृषि में प्रचंड बेरोजगारी का एनालिसिस, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक एनालिसिस लेके आऊँगा मैं कि रोजगार निर्भरता के आधार पर इसका बढ़ता क्रम क्यों है। और सबसे पहले जो है द्वितीय क्षेत्र पे जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। उससे थोड़े से ज़्यादा तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, और सबसे ज़्यादा आप देखोगे ना तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं लोग रोजगार के लिए। अब ऐसा क्यों है, आप देखो कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है ना। प्रचंड बेरोजगारी का मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो होती है ना वो शून्य हो जाती है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो 5 बीघा खेत है, ठीक है, और इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन 10 लोगों के काम करने से क्या इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, क्या इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर इसमें 10 लोगों की जगह अगर मान लो 2 लोग भी काम करते तब भी तो प्रोडक्शन तो 10 बीघा में से वही होता ना, जमीन तो वही है। तो 8 लोगों की जो अंतिम सीमांत उत्पादकता है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी वो लोग, बेसिकली टेक्निकल शब्द में मत जाओ, आप केवल यूँ समझो कि 10 की जरूरत नहीं थी, 2 में काम हो रहा था, 8 लोग हमने बेकार में लगाए और उनके लगाने से उत्पादन पे कोई असर नहीं हुआ, है ना। जमीन वही थी, उत्पादन उतना ही होना था। तो ये अतिरिक्त लोग जो रोजगार के लिए यहाँ निर्भर हैं, इसका कारण क्या है, इस चीज़ का हम जो है अगले लेक्चर में एनालिसिस लेके आएंगे। वो जो मैंने नोट लगा रखे है कि आपके लिए लगा रखा है, ताकि मेरे को याद रहे कि यार इस पॉइंट पे जो है हमको कुछ और चीज़ें समझना जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पाए हो रोजगार निर्भरता के आधार पर बढ़ता क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार निर्भरता किस पे है, प्राइमरी सेक्टर पे, उससे कम तृतीय क्षेत्र पे। अब आप बोलोगे तृतीय क्षेत्र पे तो जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा है, 54% है, फिर रोजगार निर्भरता कम कैसे है? भाई साहब इसीलिए तो है क्योंकि तृतीय क्षेत्र में कौन है, अत्यधिक कुशल लोग हैं। भाई सर्विस सेक्टर में कौन जाएंगे, जिनके पास स्किल्स हैं, है ना। तो भारत में तो कुशलता की वैसी कमी है, तभी तो भारत सरकार कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है ना। तो ये चीज़ उम्मीद है आप समझ पाए हो। और सबसे कम जो है द्वितीय क्षेत्र पे निर्भरता है ना। तो ये सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे आगे, एक एनालिसिस मैं लेके आऊँगा, उसमें जो है हम इन सब चीज़ों को समाहित करेंगे, ठीक है। अब
हम ये समझते हैं कि श्रम आधारित उद्योग और पूंजी आधारित उद्योग क्या होते हैं, है ना। लेबर इंटेंस इंडस्ट्री और कैपिटल इंटेंस इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो श्रम आधारित उद्योग जहाँ श्रम की उपलब्धता अधिक हो और पूंजी या निवेश की उपलब्धता कम हो, यानी बेसिकली यहाँ लेबर है ना, लेबर की आवश्यकता सबसे, मतलब लेबर जहाँ सबसे ज़्यादा हो, है ना, वहाँ कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, है ना, केवल हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती हो। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंस हैं, जहाँ पे हमें श्रम की आवश्यकता है, लेबर की पूंजी या निवेश की आवश्यकता नहीं है, मशीनों की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखोगे वहाँ तकनीक भी बहुत पुरानी होती है ना, और अत्यधिक कुशल श्रमिकों की वहाँ आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे MSME इंडस्ट्रीज़, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जितने भी हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये क्या होते हैं अलग से अपन बात करेंगे इन पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, श्रम आधारित उद्योग होते हैं। अब बात करते हैं पूंजी आधारित उद्योग। पूंजी अब रफ आइडिया देखो, आप मेरे बिना बताने से पहले आप समझ जाओगे। पूंजी में क्या होगा, पूंजी में श्रम तो होगा नहीं, तो श्रम को, जहाँ श्रम की उपलब्धता ना हो बल्कि पूंजी और निवेश की आवश्यकता हो, जहाँ तकनीक क्या हो, नई हो, जहाँ अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो, वो पूंजी आधारित उद्योग हो गए, सिंपल, ठीक है। तो ये MSME को देख लेते हैं अपन। MSME का मैंने एक लगा दिया यहाँ पे। ये MSME जो है वो लेबर इंटेंस वो है, श्रम आधारित उद्योग में आता है, ये ध्यान रखना इसको, है ना। ये कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, पहला पॉइंट। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं मिलता है लोगों को तो वो MSME में है। लगभग 11 करोड़ रोजगार, ये वर्तमान डेटा है, लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार जो है MSME में मिल रहा है। तभी तो भारत सरकार MSME को लेकर के नई नई नीतियाँ ला रही है, उसको और प्रमोट कर रही है ना। 2020 में MSME अधिनियम 2006 में संशोधन करके उसकी नई परिभाषा दी गई है, और नई जो परिभाषा दी गई है ना, वो निवेश और कारोबार को आधार बनाकर दी गई है। ये वास्तु लिख दिया, वस्तु है ये ना, वस्तु और सेवा दोनों के लिए एक समान परिभाषा इसमें दी गई है। पहले दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा थी। जो 2020 में MSME अधिनियम था ना, उसमें संशोधन कर दिया 2020 में, और 2006 वाला जो एक्ट था उसमें वस्तु और सेवा के लिए केवल एक ही परिभाषा थी, है ना, कि किन चीज़ों को MSME में शामिल किया जाएगा, किन सेवाओं को शामिल किया जाएगा, किन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी 2020 में उसमें संशोधन कर दिया है भारत सरकार ने, है ना, और उसकी नई परिभाषा दी है। जो नई परिभाषा दी है वो निवेश और कारोबार के आधार पर है। निवेश माने तो इन्वेस्टमेंट, कारोबार माने तो टर्नओवर कितना हुआ, है ना। मान लो किसी ने 50,000 का निवेश किया और 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया, ठीक है, तो ओवरऑल निवेश कितना है, और देखो कोई व्यक्ति कितना निवेश करेगा, यानी कितने पैसे लगाएगा और कितना उसका टर्नओवर हो जाएगा, उसको किस उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, यही MSME की परिभाषा दी गई है 2020 में संशोधन करके, ठीक है। MSME अधिनियम 2006 में संशोधन किया है 2020 में, ठीक है, और निवेश और कारोबार के आधार पर MSME की परिभाषा डिफाइन की है। अब आप देखो कि नई परिभाषा क्या कहती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म उद्योग में हम किनको शामिल करेंगे, जिनका 1 करोड़ रुपए का निवेश हो और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। यानी किसी व्यक्ति ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए लगाया और 5 करोड़ रुपए का क्या किया, टर्नओवर किया, ठीक है। और लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग जहाँ 10 करोड़ रुपए का निवेश हो और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। मध्यम उद्योग की श्रेणी में हम कौन से उद्योग को रखेंगे, जहाँ 50 करोड़ रुपए का निवेश हो और 250 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक फॉर्मूला बेस्ड आप जो है इसको याद कर सकते हो, है ना। तो ये उम्मीद है आप समझ पाए हो MSME क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, अब हम देख लेते हैं पूंजी आधारित उद्योग। ये श्रम आधारित उद्योग की बात चल रही है यहाँ तक, है ना। ये श्रम आधारित उद्योग में अपन ने पढ़ा। अब कैपिटल इंटेंस जो इंडस्ट्री है उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की आपसे कि जहाँ क्या है, एक सेकेंड, जहाँ अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो, आधुनिक तकनीक हो, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हो, वो क्या होगा, पूंजी आधारित उद्योग होगा। जैसे कि भारत में सेवा क्षेत्र क्या है, पूंजी आधारित उद्योग है, और GDP में इसका योगदान क्या है, सबसे अधिक है ना। और सेवा क्षेत्र उपयुक्त रोजगार प्रदान नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है, कौशल युक्त श्रमिकों की कमी। भैया GDP में योगदान 54% है, फिर भी वो जो है रोजगार नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? एक बेसिक चीज़, बेसिक थॉट आपके दिमाग में क्या है इतनी चीज़ों को जानने के बाद? क्योंकि यार वो कुशल युक्त श्रमिकों की डिमांड करता है ना। लेकिन भारत में कुशल युक्त श्रमिकों की कमी है। भाई लेबर तो बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है ना। चुनौती ये है,
तो जो कुछ एक लोग हैं वो जाके अपना योगदान दे रहे हैं, और उसी से जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर्विस सेक्टर का है, लेकिन रोजगार तो केवल कुछ एक लोगों को मिल रहा है उससे, है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हुआ होगा यहाँ, मेरे को उम्मीद है। तो नीति आयोग क्या कहता है इस बारे में? जो समस्या ये है, नीति आयोग कहता है कि भारत में जो औपचारिक कुशल युक्त श्रमिक है ना, वो 4.7% है केवल, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, संगठित और असंगठित क्या होता है, इस पे भी अपन बात करेंगे, ठीक है। जो कि नीति आयोग कह रहा है ये चीज़ कि भारत में 4.7% है, और ये आज का डेटा है ना, पुराना डेटा नहीं है, इसको पुराना मत समझना, है ना। अभी सीरीज चल रही है तो आज का ही डेटा है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कितने हैं? 96%, जापान में 80%, अमेरिका में 55%, चाइना में 35% औपचारिक कुशल युक्त श्रमिक हैं। औपचारिक माने तो ऑफिशियल, ठीक है, स्किल्ड लेबर, ठीक है। तो भारत में ऐसा क्यों है, ये इस चीज़ पे अपन देखें तो एक मैंने की पॉइंट आपके लिए स्टार पॉइंट लगाया कि भारत में श्रमिक जो है ना वो मांग आधारित न होकर आपूर्ति आधारित है। ऐसा क्यों है भाई? लेबर जो है वो सप्लाई ड्रिवन क्यों है, डिमांड ड्रिवन की जगह? जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कुछ लोग हैं, है ना, इस चीज़ को ऐसा समझना, आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आपका, है ना। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है, शब्द कुछ भी हो। ये मान लो कुछ एक लोग हैं, तो ये लोग जिस तरीके के स्किल्स रखते हैं ना, आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्री वैसी लगेगी, ठीक है। तो मांग आधारित चीज़ें हैं, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ ये फोकस किया ही नहीं जाता कि हमारे पास स्किल्ड लेबर हो, है ना। यहाँ तो ये है कि व्यक्ति सोचेगा कि हाँ ये नहीं तो ये ठीक है इंडस्ट्री, है ना, वो जाके वहाँ काम कर लेगा, है ना। हम ऐसा हमारी लेबर को भी ऐसे तैयार नहीं किया गया, ऐसा उनका कौशल विकास किया ही नहीं गया है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड हो उस हिसाब से लेबर हमारे पास मौजूद हो, है ना। तो ये इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसीलिए कौशल विकास कार्यक्रम आज चलाए जा रहे हैं, और उसका रीज़न यही है ना। तो उम्मीद है आप समझ पाए हो। अब रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार का जो केंद्रीय सेक्टर कौन सा है, मतलब किस सेक्टर पे सरकार को फोकस करना चाहिए, और मैं आपको रफ आइडिया दे दूं कि एमएसएमई में जो विनिर्माण सेक्टर है ना, विनिर्माण सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर सरकार का फोकस रहेगा, और इसका मैं एक एनालिसिस लेके आऊँगा, और करंट सिनेरियो में किस तरीके से अपन को चीज़ों को उनको समझना है उस पर अपन एक ओवरऑल जो है एक अलग से लेक्चर प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, वो इन डेप्थ में अपन बात करेंगे। अब आप समझो संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है ना। संगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ सरकार के नियम कानून, असंगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ सरकार के नियम कानून तो होते हैं लेकिन उनका पालन ना अच्छे से नहीं किया जाता है। सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन तो बना रखे हैं लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता है ना, अच्छे से नहीं किया जाता है। जैसे कि कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते, वेतन निश्चित नहीं होता, सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, है ना। सामाजिक सुरक्षा से बात, सामाजिक सुरक्षा से क्या मतलब है उसमें अपन आगे समझेंगे, है ना। ग्रेट्युटी और वो सब जो अवकाश टीए वो सब कटता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इनको नहीं मिलती हैं, है ना। तो कार्य के घंटे इनके निश्चित नहीं होते, वेतन इनका निश्चित नहीं होता, और सामाजिक सुरक्षा इनको नहीं दी जाती है। ये सब असंगठित क्षेत्र में शामिल होता है। भारत में असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2 सब क्लॉज एम में परिभाषित किया गया है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए कि भारत में असंगठित श्रमिकों को कहाँ परिभाषित किया गया है, ठीक है। और इनकी परिभाषा क्या है, इस एक्ट के तहत परिभाषा क्या दी गई है असंगठित क्षेत्र की, कि वो सब लोग जो स्वनियोजित यानी अपना खुद का कार्य कर रहे हैं या दिहाड़ी पे कार्य कर रहे हैं, है ना, या फिर दूसरों के यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती, उन्हें असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में हम शामिल करेंगे। और भारत में असंगठित क्षेत्र है 85%, भारत में असंगठित क्षेत्र है, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ पाए हो। अब अपन चलते हैं संगठित क्षेत्र पे। अब संगठित क्षेत्र जस्ट इसका उल्टा होगा, वहाँ क्या होगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा होगा। सरकार के नियम कानून भी होंगे और उनका पालन भी होगा, है ना। कार्य की अवधि, वेतन, सामाजिक सुरक्षा सब दी जाएगी। और भारत में कितना है, केवल 15%। अब सोचो भारत में 85% असंगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र केवल 15%। आप देख पा रहे हो कि ये कितना बड़ा वो है ना। तो अब अपन आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र पे। बेसिकली जो संगठित क्षेत्र है ना उसी को ही औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है और असंगठित क्षेत्र को ही अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है।
CSO ने इसकी एक परिभाषा दी है। CSO के बारे में आगे जिक्र आएगा जब हम GDP इनकी गणना वणना वो देखेंगे ना, तो उस पर अपन देखेंगे CSO NSO क्या है, ठीक है, कैसे इनका विलय हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, तो इसने एक परिभाषा दी है कि कौन से सेक्टर को या कौन से क्षेत्र को या कौन से उनको हम औपचारिकता उसमें रखेंगे, औपचारिक क्षेत्र में, और किन को हम अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल करेंगे। तो एक रफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो पहला की पॉइंट है ना, इस पर ध्यान दो। एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहां विद्युत का उपयोग हो और 10 से अधिक लोग काम कर रहे हो, 10 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हो और विद्युत का उपयोग होता हो, उसको हम औपचारिक क्षेत्र में शामिल करेंगे। उस उद्योग या उस इंडस्ट्री को औपचारिक क्षेत्र में शामिल करेंगे अपन, है ना। यानी जहाँ भी विद्युत का उपयोग हो रहा हो, है ना, मान लो कोई कारखाना है, वहाँ पे विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वो लोग और 10 लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं, है ना, और विद्युत का उपयोग भी हो रहा है, तो फिर वो माना जाएगा कि वो औपचारिक क्षेत्र में शामिल होगा वो कारखाना, ठीक है। वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग वो औपचारिक श्रमिक माने जाएंगे। उनको फिर संगठित क्षेत्र जितना जो है उनको सारा वेतन, पेंशन, कार्य के घंटे निर्धारित होंगे, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, सारा सब कुछ होगा, है ना। लेकिन बिना, मान लो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा है और 20 से अधिक लोग शामिल हैं, तो फिर उसको औपचारिक क्षेत्र माना जाएगा। यानी अगर विद्युत का उपयोग हो रहा है और 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी हम उसको औपचारिक क्षेत्र मान लेंगे, और अगर विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा है तो फिर 20 से अधिक श्रमिक वहाँ काम कर रहे हो तो उसको हम औपचारिक क्षेत्र की परिभाषा में शामिल करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए हो। एक दो बार इस चीज़ को देखना तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा, तो आप जो है अच्छे से समझ पाओगे, है ना। और भारत में असंगठित श्रमिक कितने हैं? 85% असंगठित श्रमिक, अभी थोड़ी देर पहले हमने आंकड़ा देखा था। जबकि अनौपचारिक श्रमिक कितने हैं? 90%। अब आप देखोगे यार, जब असंगठित क्षेत्र ही अनौपचारिक क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, और संगठित क्षेत्र ही औपचारिक क्षेत्र है, तो फिर ये दोनों आंकड़ा अलग अलग क्यों आ रहा है भैया, है ना। इनको तो एक ही आना चाहिए ना। जब A बराबर B है और C बराबर D है, तो A और B का आंकड़ा तो सेम आना चाहिए जब A बराबर B है ना। यानी जब संगठित क्षेत्र बराबर औपचारिक क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र बराबर अनौपचारिक क्षेत्र है, तो फिर ये 5% की जो दिक्कत है वो कहाँ से आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसका कारण है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कुछ श्रमिक होते हैं ना, संगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो संविदा पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं वो, है ना। और वो अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल होते हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में नहीं माना जाता। मानो ये वो है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। इसमें ये जो मान लो ये 3 लोग हैं ना, ये संविदा जॉब पे हैं, तो बेसिकली माना तो ये जाएगा कि 2 लोग हैं यही केवल औपचारिक श्रमिक है, ये तो अनौपचारिक श्रमिक हो गए क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो 15 दिन का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 15 दिन के बाद इनका काम खत्म, ये चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है हमारा अनौपचारिक क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है ना असंगठित क्षेत्र की तुलना में, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट क्या होते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था में कौन से एजेंट होते हैं जो आर्थिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, सारे क्रियाकलापों को पूरा करते हैं ना। जैसे कि उत्पादन की प्रक्रिया, उपभोग की प्रक्रिया, वितरण, बचत, निवेश, ये सब काम कौन करता है ना। ये सब काम जो करते हैं उन्हें अर्थव्यवस्था के एजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, वे होते हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों को किया जाता है। जैसे कि उत्पादन कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, कंज्यूम कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, सेविंग कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ये सब काम जो करते हैं ना वो अर्थव्यवस्था के एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख एजेंट होते हैं। पहला तो क्या है? सरकार भी ये सब काम करती है, फर्म या निजी कंपनी भी ये सब काम करती है, और सबसे ज्यादा परिवार की भूमिका, आप और हम लोग सबसे ज्यादा उत्पादन, उपभोग, वितरण और बचत और निवेश का काम करते हैं, है ना। तो सबसे अधिक योगदान भी जो परिवार है उसका होता है। 55 से 60% अर्थव्यवस्था के एजेंट जो हैं उनमें परिवार का सबसे ज्यादा योगदान होता है ना, 55 से 60%। तो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट होते हैं, सरकार, फर्म या निजी कंपनी, परिवार, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था के एजेंट होते हैं। अर्थव्यवस्था के एजेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं ना उनको ये लोग करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? जैसे कि उत्पादन, उपभोग, वितरण, बचत, निवेश, ठीक है। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को कौन कर रहा है? इन सब चीजों को ये लोग कर रहे हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था के एजेंट है, ठीक है। अब हम समझते हैं उत्पादन के कारक। यानी मान लो कोई गुड्स है या कोई सर्विस है, इसके उत्पादन के लिए जो फैक्टर्स होंगे ना,
जो फैक्टर्स मैटर करेंगे वो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम समझने जा रहे हैं। उम्मीद है आप समझ पाए हो हम किस पे बात करने जा रहे हैं। उत्पादन के कारक पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन में जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो उत्पादन के कारक होते हैं। अभी मैंने समझाया गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स मैटर करेंगे, है ना, वो उत्पादन के कारक होते हैं। अब आप समझना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, वो क्या हैं, एक सेकेंड, 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं और मुख्यतः वो क्या हैं, वो हैं, एक सेकेंड, 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं, वो क्या हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। क्या बोला मैंने, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। यार एक चीज़ बताओ मेरे को कि किसी भी चीज़ की अपन को कोई सर्विस का प्रोडक्शन करना है या फिर कोई गुड्स अपन को बनाना है ना, कोई वस्तु का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी, है ना, उसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी, यानी कैपिटल वहाँ चाहिए होगा, उसके लिए लेबर हमें चाहिए होगी, उसके लिए एक उद्यमी चाहिए होगा जो ये सब करेगा, है ना। उद्यमी तो उधार लेके या ब्याज पे लेके, है ना, इन्वेस्टमेंट करेगा ना। तो बेसिकली जो उत्पादन के कारक हैं वो क्या होंगे, है ना, उत्पादन के कारक क्या होंगे, उत्पादन के कारक 4 हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। और इन पे जो कॉस्ट आएगी, ये ध्यान देना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखो यार इन पे जो कॉस्ट आएगी ना वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। जैसे कि भूमि पे क्या होगा, भूमि पे हमें किराया देना होगा, है ना, भूमि पे हमें किराया देना होगा। पूंजी पे क्या होगा, हमें ब्याज देना होगा। श्रमिक को क्या होगा, वेतन देना होगा, है ना। उद्यमी को क्या होगा, लाभ होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक्स्ट्रा, अर्थशास्त्र के पर्सपेक्टिव से जो, एक सेकेंड यहाँ समझो आप, जो उद्यम होता है ना और जो उद्यमी होता है ये दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं उद्यम और उद्यमी अलग अलग होता है। उद्यम के लिए जो लाभ है ना, मतलब उद्यम जो कमाएगा ना, उद्यम जो कमाएगा उसका एक हिस्सा वो उद्यमी को देगा। यानी उद्यम के लिए जो खर्चा है ना, एक सेकेंड, उद्यम का जो खर्च होगा वो उद्यमी का लाभ होगा। यानी मान लो कि एक उद्यम में मान लो 10 लाख रुपए का जो है खर्च हुआ, तो ये 10 लाख रुपए का खर्च जो होगा ना उसमें से कुछ हिस्सा इस उद्यमी को गया होगा लाभ के रूप में। समझ रहे हो आप। तो उद्यम और उद्यमी जो है अलग अलग होता है। उद्यमी इंडस्ट्री लगाता है लेकिन इंडस्ट्री जो अर्न करती है ना उसका एक हिस्सा वो उद्यमी को देती है वापस, ठीक है। तो वही उद्यमी का लाभ माना जाता है और उद्यम का खर्च माना जाता है, ठीक है। तो आप समझ पाए हो, हमने देखा कि उत्पादन के कारक 4 होते हैं और इन पे जो लागत आएगी वो उत्पादन लागत कहलाती है ना। और ये उत्पादन के कारक हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम वस्तु और सेवा का जब उत्पादन करते हैं तो हमें जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो 4 होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। भूमि पे हमें किराया देना होता है, पूंजी पे ब्याज लगता है, श्रमिक को वेतन देना होता है, उद्यमी अपना लाभ लेता है, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा। अब हम फैक्टर कॉस्ट देख लेते हैं। मैंने बोला कि भूमि पे अपन को किराया देना होगा, श्रमिक का वेतन, पूंजी का ब्याज, उद्यमी का लाभ, ठीक है। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन में उद्यम जो खर्च करता है उसे उद्यम का कारक लागत कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आप समझे। मैंने अभी ये भी बोला कि अर्थशास्त्र में उद्यम और उद्यमी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है मेरे को कि यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। अब ये समझो कि कुल कारक लागत क्या आएगी भाई, टोटल फैक्टर कॉस्ट क्या आएगी, है ना। इन सब पे जो खर्च हो रहा होगा उसको ऐड कर लेंगे। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सब पे जो कॉस्ट आ रही होगी उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी कुल किराया कितना दिया, कुल वेतन कितना दिया सब श्रमिकों को, कुल ब्याज कितना लगा पूंजी पर, कुल लाभ उद्यमी ने कितना लिया, उस टोटल कर लेंगे उसका, तो कुल कारक लागत आ जाएगी। सिंपल, ठीक है। कुल कारक लागत पर वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, ये हमेशा याद रखना। कुल कारक लागत पे ही वस्तु और सेवा का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं
बाजार मूल्य, है ना। यहाँ तक अपन ने समझा कि वस्तु और सेवा का उत्पादन हो गया भैया, है ना, वस्तु और सेवा का उत्पादन हो गया। अब वस्तु और सेवा बिकने जाएगी कि नहीं जाएगी, मार्केट में जाएगी ना। तो मार्केट में कैसे बिकेगी, मार्केट प्राइस पे बिकेगी, बाजार मूल्य पे बिकेगी, है ना, फैक्टर कॉस्ट पे थोड़ी बिकेगी। भैया मैंने अगर 20 रुपये में किसी चीज़ का उत्पादन किया तो मैं 20 रुपये में थोड़ी बेच दूंगा। मैं तो इसमें अपना लाभ भी जोड़ूंगा। मान लो मैंने 25 रुपये लाभ जोड़ लिया, 25 रुपये लाभ जोड़ के मैंने मार्केट में इसको उतारा। सरकार इसमें टैक्स तो लेगी, सरकार फ्री में थोड़ी बेचने देगी। सरकार इसमें टैक्स लेगी तो इसमें अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स लेगी वो मेरे से, डायरेक्ट टैक्स थोड़ी लेगी। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंज्यूमर से वसूला जाएगा, जो भी इस 20 रुपए की चीज़ को खरीदेगा, और डायरेक्ट टैक्स किससे लिया जाएगा, मेरे से लिया जाएगा, मेरी आय पे, है ना, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने जो लाभ कमाया उसका कुछ हिस्सा मुझे देना होगा। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। जो भी सब्सिडी इस प्रोडक्ट पे सरकार दे रही होगी वो माइनस हो जाएगा, ताकि लोगों को क्या है, ये प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ आओ बाजार मूल्य पे। जिस मूल्य पर बाजार में वस्तु और सेवा का विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, जिस मूल्य पर ये की पॉइंट्स है, जिस मूल्य पर वस्तु और सेवा का विक्रय किया जाता है बाजार में, ठीक है, उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। अब मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस में कुल कारक लागत जो आई, यानी 20 रुपये मेरा आया कारक लागत और 5 रुपये मैंने इसमें लाभ जोड़ के मेरा जो है 25 रुपये का मैंने काम कर दिया। ठीक है, कुल कारक लागत जो है ना, मेरा लाभ जुड़ के आएगी कारक लागत। ठीक है, कुल कारक लागत जो आई, ठीक है, कुल कारक लागत आप देखो, कुल कारक लागत में लाभ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये यहाँ देखो, कुल कारक लागत में लाभ भी ऐड हो रहा है ना। तो कुल कारक लागत में मैंने अपना लाभ भी जोड़ लिया, है ना, जो भी मेरे को फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट आई है ना, किसी वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आई। उसके बाद कुल कारक लागत में सरकार क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देगी। सरकार बोलेगी भैया लाओ टैक्स, तुम्हारा जो ये वस्तु मार्केट में आई इनडायरेक्ट टैक्स दो, है ना। तो मान लो कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 25 रुपये का मेरी कोई चीज़ थी, सरकार बोली 5 रुपये हम टैक्स लेंगे, हो गई कितना, हो गई 30 रुपये की चीज़। ठीक है, और इस 30 रुपये की चीज़ में मान लो कि सरकार 2 रुपये सब्सिडी भी दे देती तो 28 रुपये की चीज़ मार्केट में पड़ेगी। ठीक है, तो बाजार मूल्य क्या हुआ, बाजार मूल्य हो गया, बाजार मूल्य बराबर कुल कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, क्योंकि सरकार टैक्स तो छोड़ेगी नहीं, है ना, और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। यानी मार्केट प्राइस बराबर कुल कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए हो, नहीं समझे तो आगे अपन अच्छे से और समझेंगे, और मेरे को उम्मीद है आप समझ पाए हो। बेसिकली रफ कॉन्सेप्ट इस पे आप विकसित करना, ज़्यादा ना इसको रॉकेट साइंस की तरह मत लो, है ना, नॉर्मल समझो। समझ नहीं आया क्लास को दोबारा देखना, अब आपको उम्मीद है पूरा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, अप्रत्यक्ष कर की, तो टैक्स पे बात कर लेते हैं। बेसिकली टैक्स है क्या, टैक्स एक अनिवार्य अंशदान होता है जो जनता सरकार को देती है। क्यों देती है, इसलिए देती क्योंकि जनता चाहती है कि सरकार उनको अच्छी स्वास्थ्य दे, सड़कें दे, सेवाएं दे। ठीक है, तो अनिवार्य अंशदान है। ठीक है, इसके बदले में हम सरकार से उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते ही हैं कि भैया अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा तो मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो अनिवार्य अंशदान है जो जनता सरकार को देती है, और ये सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ये दो चीज़ें आप समझो, है ना। फिर हम टैक्स के प्रकार पे बात करते हैं कि बेसिकली टैक्स होते क्या हैं। तो 2 प्रकार हैं, एक तो प्रत्यक्ष टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर कहाँ लगेगा, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट लगेगा। ठीक है, और डायरेक्ट किस पे लगेगा, या तो व्यक्ति पे लगेगा, फर्म पे लगेगा, कंपनी की आय पे लगेगा, यानी मेरे पे लगाया और मेरे से ही वसूल लिया, वो हो गया प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष ये है कि मेरे पे लगाया लेकिन वसूला मेरे से नहीं, मुझ पे लगा दिया। मान लो मेरी जो प्रोडक्ट था वो 25 रुपये का था, मार्केट में मैंने उतारा, और मेरे पे जो है इन्होंने मान लो 5 रुपये टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पे ही लगाएगी। हर आदमी पे ढूंढ के थोड़ी लगाएगी कि इसका प्रोडक्ट कौन कौन ले रहा है, उस पर ढूंढ के लगाओ, ऐसा नहीं। 25 रुपये का मेरी अगर कोई वस्तु है, 5 रुपये उन्होंने मेरे पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया कि भैया ये एक प्रोडक्ट पे तुम्हारा 5 रुपये टैक्स तुम्हें देना होगा, है ना। तो भैया मैं टैक्स अपनी जेब से थोड़ी दूंगा, मैं इसमें प्लस 5 कर दूंगा, 30 रुपये का मैं जो है इस पर मार्केट में उतार दूंगा। मान लो सरकार वहाँ सब्सिडी दे रही होगी 2 रुपये, तो ये 28 रुपये का जो है मार्केट में उतर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 5 रुपये टैक्स है कि नहीं है, तो ये 5 रुपये टैक्स कौन देगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या बना, लगाया मुझ पे लेकिन वसूला किसी और से,
समझ पाए हो आप? ठीक है, नहीं समझे तो टैक्सेशन में और आराम से समझेंगे अपन। अभी केवल अपन बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ना आपका न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनना स्टार्ट हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लगाया और वसूला अलग अलग से यानी अप्रत्यक्ष कर, और लगाया और वसूला एक से यानी प्रत्यक्ष कर। ठीक है, जिस पर लगाया उसी से वसूला प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन बात कर लें सब्सिडी पे, है ना। अभी सब्सिडी का समझा अपन ने। तो बेसिकली सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक सहायक अनुदान कहा जाता है, इसको सहायता के लिए अनुदान है ये। ठीक है, और सब्सिडी आर्थिक सहायता है जो सरकार लक्षित वर्ग को देती है, सबको नहीं देती, है ना। लक्षित वर्ग को मिलेगा केवल। जैसे निर्धन वर्ग के लिए कोई सरकार ने सब्सिडी चला दी, प्रोडक्ट जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए चला दी कि मान लो तुम यार इस चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, ये देश के हित में है, लोगों के हित में है, तो इस पे हम तुम्हें ये सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, तो तुम ना करो इसको, ताकि तुम क्या है तुम्हें दिक्कत ना हो इस चीज़ का प्रोडक्शन करने में। किसानों को सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देश की सबसे बड़ी सब्सिडी है ना। तो ये जो है ये सब चीज़ें क्या है सब्सिडी में शामिल होती है, यानी एक तरीके का सहायक अनुदान है ना, आर्थिक सहायता के रूप में होता है ये। दो तरीके से होती है सब्सिडी। ठीक है, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी होती है, एक इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। डायरेक्ट सब्सिडी में क्या होगा, डायरेक्ट नगद दे देंगे। जैसे पीएम किसान योजना के तहत आपको पता है कि 6,000 रुपये दिया जाता है साल में, है ना। तो 2-2 हज़ार रुपये करके किस्तें वो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट दे रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट सब्सिडी हो गई। और इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है? इनडायरेक्ट सब्सिडी बाजार मूल्य में कमी करके कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ समझाया था, ये देखो सब्सिडी को हमेशा यहाँ माइनस किया जा रहा है। माइनस किया जा रहा है क्यों? ताकि बाजार मूल्य कम हो, है ना। जो 30 रुपये आ रहा था वो कितना हो गया था, फिर 28 रुपये हो गया था ना। तो बाजार मूल्य में कमी करके भी सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, तो यहाँ आओ वापस। अब यहाँ देखो अप्रत्यक्ष सब्सिडी हमेशा, अब यहाँ देखो बाजार मूल्य में कमी करके होगी। जैसे उर्वरक सब्सिडी दे दे, मान लो 500 रुपये का कोई उर्वरक का कट्टा आ रहा है, इस पर मान लो कि 100 रुपये सब्सिडी दे दी सरकार ने, तो मार्केट प्राइस इसका क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस इसका क्या आ जाएगा? 400 रुपये आएगा, नहीं आएगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, रॉकेट साइंस नहीं है ना कि पता नहीं क्या तुम्हें जीएसएलवी बीएसएलवी और पता नहीं क्या क्या इंजन विंजन पढ़ना हो, ऐसा कुछ नहीं भैया। एक रफ कॉन्सेप्ट बनाओ कि चीज़ें कैसे होंगी, है ना, चीज़ें कैसे घटेंगी। सिंपल है यार। अगर अप्रत्यक्ष सब्सिडी है, बाजार मूल्य में कमी करके देगी तो क्या करेगी? सब्सिडी से वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, है ना, मूल्य कम हो जाएगा। तो उर्वरक जैसे एग्जांपल है, उर्वरक सब्सिडी, राशन की दुकानों पर मिलने वाला मुफ्त अनाज, अब वो 2 रुपये 1 रुपये किलो और 3 रुपये किलो में मिलता था पहले, लेकिन उसको एनएफएसए कार्यक्रम को जब प्रधानमंत्री उसको एनएफएसए कार्यक्रम को जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से जोड़ा है और प्रधानमंत्री अन्न योजना का उसमें विलय किया, तो उसके बाद ये सब क्या हो गया? मुफ्त हो गया। फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो राशन की दुकानों से मिलने वाला मुफ्त अनाज क्या है? एक तरीके की सब्सिडी है कि नहीं है? किसान से तो एमएसपी पे ले रही है ना सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो हमने जिक्र किया होगा अभी पिछले लेक्चर में, जब अपन टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे कि 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है ना, गन्ने को मिला के। गन्ने पे एफआरपी